स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आप जानते हैं आपको एनसीईआरटी सीरीज दी जा रही है संपूर्ण सामाजिक अध्ययन और इनमें आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी की किताब जो सामाजिक अध्ययन की बुक है उनके क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं कि पेपर वाला फिर कहीं से भी पूछे एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। और वो क्वेश्चन भी मैं शामिल कर रहा हूं जो आपके सीटेट में या टेट में बीपीएससी हर एग्जाम में पूछा भी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या हमारे सभी प्रिय व्यूअर्स को। तो आइए प्रभु लिए चलते हैं आपको सीधा प्रश्नों की तरफ। किस साम्राज्य ने भारत पे सबसे लंबे समय तक शासन किया? ये सीटेट एग्जाम में दोस्तों 3 बार, यूपी टीईटी में 2 बार, बीपीएससी में 4 बार, एमपी टीईटी में 2 बार। तो यहां से आप इसका एक वो समझिए कि इसका कितना बड़ा एक ओहदा है इस क्वेश्चन का। तो चलिए सर शुरू हो जाइए, आप लोग फटाफट आंसर करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों मौर्य साम्राज्य, वही मौर्य साम्राज्य जिसके सबसे जो कुशल शासक थे उनका नाम सम्राट अशोक था। हर बच्चा इस बात को जानता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया। और बात करें चोल, तो भैया चोल साम्राज्य ने हमारे भारत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया। इसकी स्थापना की थी विजयालय ने। आगे बढ़िए दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, पिता का नाम, माँ का नाम, ज्ञान की प्राप्ति। क्वेश्चन एक ही है लेकिन वो 7-8 पॉइंट आपके सामने हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्त आप लोग फटाफट अपना आंसर सुरक्षित कीजिए तेजी के साथ में। एक बार सब लोग कमेंट कर लीजिए शुरुआत में ही, सभी स्टूडेंट्स। गौतम बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ, लुम्बिनी में हुआ, गया में हुआ या कुशीनगर में हुआ? आपके हर एग्जाम में इस क्वेश्चन ने दस्तक दिया है। चलो प्रभु जल्दी जल्दी आप लोग दोस्तों आंसर करना शुरू कर दीजिए। फटाफट आप लोग आंसर करें प्रभु, देर मत करिए, ज्यादा से ज्यादा जल्दी, बहुत सारा पॉइंट क्लियर करना है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कब कहां हुआ था? तो दोस्तों हर बच्चा जानता है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। पहला पॉइंट ये याद रखना है। कहां? कपिल वस्तु के निकट जो कि नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी नामक वन में हुआ। ठीक बात है। गौतम बुद्ध का जन्म कौन से वंश में हुआ था? यह हाल फिलहाल का सीटेट का क्वेश्चन है। इनके वंश का नाम क्या था? तो याद रखना प्रभु शाक्य वंश था इनका। क्योंकि हर लेवल कवर कर लो, वो कुछ भी पूछे, वर्ल्ड वाइज कुछ भी पूछे तैयार रहो। गौतम बुद्ध के वंश का नाम क्या था? शाक्य वंश। इनके पिता का नाम क्या था बताएंगे आप लोग? जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और माता का नाम कितने लोगों को पता है? गौतम बुद्ध के माता का नाम? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? तो दोस्तों अगर बात की जाए, उनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। अब सवाल ये आता है प्रभु कि गौतम बुद्ध ने, जी हाँ, गौतम बुद्ध ने कितनी साल की उम्र में अपने घर को त्यागा और ज्ञान की प्राप्ति की? गौतम बुद्ध ने किस उम्र में घर को त्यागा और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे की, किस नदी के किनारे की? क्योंकि देखो जितना पूछेगा उतना करवा दे रहा हूँ, इससे बाहर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों फिर स्क्रीन पर देखिए, 29 साल यानी 29 साल की उम्र में इन्होंने घर को त्याग दिया। ठीक बात है। और 6 साल बाद 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्लियर हो? इसके बाद दोस्तों सवाल ये बैठता है किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। मैं महावीर स्वामी की भी बात करूंगा लेकिन अभी रुके रहो, एक एक व्यक्ति को क्लियर करो। गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में हुआ। पिता का नाम शुद्धोधन, माया महामाया इनकी माँ का नाम था। 29 साल की उम्र में घर को त्यागा, 35 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुई। किस वृक्ष के नीचे हुई? तो भैया उस वृक्ष का नाम था
बोधि वृक्ष, ध्यान दीजिएगा। और अगला और एक चीज और दोस्तों, पेपर में पूछता है कि जब इन्होंने 29 साल की उम्र में घर को त्यागा, जो त्याग किया 29 साल में घर को त्यागा, इस घटना को क्या नाम दिया गया? तो महाभिनिष्क्रमण, याद करो क्या, महाभिनिष्क्रमण। हो सके तो लिख लो महाभिनिष्क्रमण। अगर हमारे नोट्स आपके पास में होंगे तो कोई ज़रूरत ही आपको नहीं है, पूरे निचोड़ आपको दिया गया है उसमें। महाभिनिष्क्रमण, इनके पूछता है कि महाभिनिष्क्रमण घटना का संबंध किससे है? तो ये गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो भैया इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ? निरंजना नदी के तट पर। लेकिन वो स्थान क्या था? गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बिहार के बोध गया में, ठीक है ना। हाँ, बाकी आपसे बहुत सारी बातें आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा युद्ध भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था? प्रभु, जब 1857 में हमारे देश की पहली क्रांति शुरू होती है, मेरठ से, हर बच्चा जानता है मेरठ से शुरू होती है, तो पहला विद्रोह था सिपाही विद्रोह। आप भूल नहीं सकते। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। कलिंग युद्ध, ये आप लोग जानते ही होंगे, पता नहीं कलिंग युद्ध कब हुआ था? याद है कि भूल गए हो? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 में, 262 पे 261 ईसा पूर्व में। यह युद्ध दोस्तों लड़ा गया था सम्राट अशोक और कलिंग के बीच में। ध्यान दीजिएगा, कलिंग मतलब वही कलिंग के राजा थे, उनको कलिंग भी कहते हैं। उनकी राजा का नाम था पद्मनाभन, ठीक है। हाँ, कलिंग के राजा थे, उनका नाम था पद्मनाभन। तो अब सवाल ये है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि जब क्रांति की शुरुआत हुई तभी हुआ था। तो सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ चलो। इंडिया गेट किसकी याद में बनवाया गया? यह क्वेश्चन आपके सीटेट में 3 बार, यूपी टीईटी में 2 बार, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 2 बार, सुपर टीईटी आपके यूपी में भी पूछ सकता है। बताइए, इंडिया गेट किसकी याद में बनवाया गया था? महात्मा गांधी, जनरल डायर, प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों के, या चंद्रशेखर आजाद के? दोस्तों जी हाँ, बताइए। तो प्रभु देखिए, इंडिया गेट का निर्माण हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की जो सैनिक दोस्तों शहीद हुए थे उनकी याद में बनवाया गया है। याद रखना इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, क्योंकि आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा। ये 1 नंबर आपका सुरक्षित हुआ। आगे बढ़िए। अकबर का दरबारी कवि कौन था? जी हाँ, अकबर का दरबारी कवि कौन था? कालिदास, कबीर, तुजुक ए जहांगीरी या बदायूनी? दोस्तों ये दौर अकबर का था। जी हाँ, महान सम्राट। तो अकबर के दोस्तों देखो दरबारी कवि तो बहुत सारे हैं, दिए गए विकल्पों में आपसे बताना है आपको। चलिए, कितने लोगों को पता है भैया? तो याद रखना दोस्तों, दिए गए विकल्पों में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अकबर के दरबारी कवि का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो कुछ नहीं याद करना, केवल इतना याद कर लो, अब्दुल रहीम खान खाना। तो खान खाना याद कर लो, अब्दुल रहीम खान खाना, इतना लंबा नाम था इनका। खान खाना ही याद कर लोगे तो भी आपको पेपर में याद आ जाएगा, खान खाना, ठीक है। तो अकबर के दरबारी कवि का नाम था क्या? अब्दुल रहीम खान खाना। ये उनके नवरत्नों में से दोस्तों एक थे। क्लियर? वैसे तो तानसेन भी थे, लेकिन जो प्रमुख है वो यही है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन सीटेट में 2 बार, यूपी टीईटी में 4 बार, झारखंड टीईटी में 1 बार, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 2 बार, एमपी टीईटी में 1 बार। बताइए सर, रानी झांसी का असली नाम क्या था? दोस्तों इनका असली नाम था, लक्ष्मीबाई जी का असली नाम था मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई तो इनका पूरा नाम आप कहते हो,
लेकिन सही नाम था दोस्तों इनका मणिकर्णिका। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मणिकर्णिका, ये भी इंपॉर्टेंट है, मणिकर्णिका। चूंकि आप में से काफ़ी जो बहुत बच्चे कमज़ोर हैं, जिन्हें थोड़ा कम नॉलेज होता है, उन्हें नहीं पता है कि मणिकर्णिका, हालांकि नॉलेज किसी का कम नहीं, बस डिपेंड करता है कि मेहनत कौन कितना कर रहा है। तो मणिकर्णिका ये रानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों वास्तविक नाम था, असली नाम था। महात्मा गांधी ने किस साल नमक सत्याग्रह शुरू किया? अब ये तो हर बच्चा बता देगा, तो केवल ये नहीं बताना है 1920 में क्या हुआ। सर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त को 1920 को। 1930 में पर 3 घटनाएं होती हैं, मैं तीनों बताऊंगा। 1942 में पर 2 घटनाएं होती हैं। 1945 में भी 2 घटनाएं हैं। सब पे चर्चा होगी, एक बार कमेंट बॉक्स चेक किया जाए। चलिए सर, सेशन को सारे स्टूडेंट एक बार शुरुआत में दोस्तों लाइक शेयर सब लोग कर लीजिएगा, जिससे पठन पाठन की प्रक्रिया अगले 1 घंटे सुचारू रूप से, शुद्ध पढ़ाई, केवल पढ़ाई और कंप्लीट निचोड़ के साथ लगभग आप 60 नंबर यहीं से कमा लोगे। आपको फिर दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महात्मा गांधी ने दोस्तों नमक सत्याग्रह शुरू किया था कब? 12 मार्च 1930 को। हर व्यक्ति जानता है 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून तोड़ा था, ये आपको याद रहेगा, करीब 24 दिन बाद। दूसरी बात, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। अब बातें हैं 1942 पर। दोस्तों 1942 की बात की जाए तो 2 घटनाएं, एक तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को, और एक क्रिप्स मिशन का गठन हुआ 1942 में। 1947 में पूछता है देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस तरह दिए गए विकल्पों में जितना पेपर वाला पूछ सकता है वो मैं सब यहाँ पे बता दिया हूँ। दिलीप कुमार, शुभ्रा तिवारी, अनुराधा मिश्रा, माधवी, अचिंत पटनायक, दिलीप कुमार, नीलम, माधवी और बहुत सारे प्यारे भाई बहन। दोस्तों चीज़ें एक दिन में नहीं होती, एक चीज़ अटल सत्य है, शिक्षक भर्ती 100% आपको मिलने वाली है। जिसका सीटेट या यूपीटेट दिसंबर का निकल जाएगा, भाग्य चमक जाएगा। बिहार का है तो भैया आप बिहार में हो जाओगे, यूपी के हो तो यूपी में हो जाओगे, क्योंकि यहाँ भी भर्ती आना अटल सत्य है। कैलेंडर बहुत भी जल्द आपके बीच आने वाला है। तो चलिए दोस्त आगे चले फिर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से संगठन ने दोस्तों स्वराज्य का लक्ष्य रखा था? पहली बार स्वराज्य शब्द दिया किसने था? स्वराज्य शब्द दोस्तों ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने दोस्तों क्या किया था? अगर दयानंद सरस्वती के बारे में बातें हों तो क्या क्या नहीं बताऊं आपको, बहुत सारी बातें हैं। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने स्वराज्य शब्द को सबसे पहले दिया था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। वेदों की ओर लौटो इन्हीं का नारा था। भारत भारतीयों के लिए इन्हीं का नारा है। लेकिन प्रभु इतना ज़्यादा टाइम थोड़ी लगाना है, जब हमने समझ लिया तो फिर आगे क्यों इतना क्यों सोचना भाई? क्यों भाई? किट्टू, महफूज आलम, माधवी, नीलम यादव, बिल्कुल ठीक बात है। सेशन को आप लोग दोस्तों शेयर करके आगे बढ़ाते जाइए। हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाता जाएगा। चलो आगे बढ़िए। अच्छा एक सवाल और आपके मन में, चूंकि पूछा है पेपर में तो बता देता हूं, अगर किसी को आ रहा हो तो बता दो कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, किसने किया था, पहली बैठक कब हुई थी, कहां हुई थी, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। देखो यहां पे जितना पेपर में पूछेगा, पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और बिना मतलब की किताबें और बिना मतलब के कंटेंट और वीडियोस कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सर, तो मुस्लिम लीग का गठन 1916 बता रहे हैं हमारे पटनायक महोदय, 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन किसने किया? सलीम उल्लाह खान ने। और कहां हुआ? बांग्लादेश के ढाका में। याद रखो, फिर मैं बोल रहा हूं, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ, बांग्लादेश के ढाका में हुआ। इतना याद रहेगा। किसने किया? सलीम उल्लाह खान, सलीम उल वकार के साथ में। और इसकी पहली बैठक होती है 1 साल बाद 1907 में। कहाँ पे होता है? पाकिस्तान के कराची में होता है। इतना, इससे ज़्यादा जरूरी आपको नहीं है जानना। इतना याद है तो बस बहुत है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9,
किस शहर को गुलामी की गली कहा जाता है? बताइए सर, कौन से शहर को इनमें से गुलामी की गली कहा जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सीजी टेट का है और एमपी टीईटी का है, डी ट्रिपल एसबी का है और यू टेट का है। बीपीएससी ने भी कुछ ऐसा ही पूछा था। हमारा मकसद कि अगर ये देखो पूरे स्टेट में हमारे जो राज्य हैं, पूरे भारत के इन सभी राज्यों का अगर टेट के पेपर ही हल कर लेना तो फिर दुनिया की कोई ऐसा एग्जाम नहीं है प्रभु, सब कवर हो जाएगा। गुलामी की गली, सब लोग कह रहे हैं दिल्ली, क्या मान लिया जाए दिल्ली ही सही है? क्या आप लोग जो कह रहे हैं उसको मान लिया जाए? आगरा तो आप लोग जानते हो, इसको सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। गुलामी की गली भारत के किस शहर को कहा जाता है? सोच लीजिए दोस्तों। आंसर होगा दोस्तों लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, दिल्ली नहीं है। तू ना, आप लोगों ने उत्तर देख लेते हो ना, यही दिक्कत है। कौन सा साम्राज्य सुवर्ण भूमि के रूप में जाना जाता है? सुवर्ण भूमि का मतलब होता है स्वर्ण काल के रूप में। स्वर्ण काल के रूप में नीचे दिया गया विकल्प प्रमाणित नहीं होता जब तक हम आपको उत्तर न कराएं। कई बार क्लास में कहा, लेकिन आप लोग नीचे देखते हो और तुरंत उत्तर कर देते हो। नहीं सर, वो शहर कह रहा है। चलिए, तो स्वर्ण काल के रूप में कौन है गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल कहते हैं? सोने के सिक्के भी जारी होते हैं। प्रभु, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने किया, चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, तो कुफाण वंश की स्थापना किसने किया? कमेंट में आप लिखोगे। हर स्टूडेंट यहां पे अपनी बात को रखेंगे। जितने भी लोग लाइव हैं, चाहे वो गायत्री हो चाहे महफूज आलम हो, कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुजुल ने किया था दोस्तों, याद रखना, कुजुल ने। कुजुल कड़फिसेस पूरा नाम इनका था, कुजुल कड़फिसेस। तो कड़फिसेस तो नहीं याद रख सकते हो, लेकिन कुजुल तो याद ही कर लोगे। आगे बढ़िए, अब कुछ भूगोल के क्वेश्चन इसको देख लिया जाए। कौन सी अब देखो, नीचे के उत्तर को देखकर उत्तर बिल्कुल मत करना, क्योंकि नीचे के आंसर बहुत सारे गलत ही रहते हैं, वो अपडेटेड आंसर नहीं होते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को इसीलिए कहते हैं अपने उत्तर पर बिलीव करो, नकल मत करो। पेपर में भी कई बच्चे क्या करते हैं, अपने से ज्यादा दूसरों के उत्तर पर भरोसा करते हैं। जी नहीं, अपना उत्तर देखो, फिर मैं जब तक मैं लास्ट में कंफर्म ना करूं। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को तिब्बत से अलग करती है? ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं ही हैं, बताइए। अरावली, ये तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कि नहीं? अब यहां पे मेरे स्टूडेंट क्या करेंगे बेचारे, वो क्या करेंगे पता है? तुक्का मार प्रतियोगिता, है ना, तुक्का मार। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को तिब्बत से अलग करती है? तो नाम है दोस्तों इसका, बहुत ही गजब उत्तर आप लोगों ने दिया है, नाम है हिमालय। हिमालय को और किस नाम पे जानते हैं? हमने आपको बताया था, हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? पढ़ाया तो था मैंने कल आपको, कल क्या 2-3 दिन से याद कराया हूं। हिमालय को पर्वतराज भी कहा जाता है। हिमालय को दोस्तों, हाँ ठीक बात है, नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं, वो तो हम जानते ही हैं। चलिए, बहुत सारे नाम है, गिरिराज है, नगाधिराज है, नगेश है, हिमगिरी है, हिमाद्री है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? झील की बात हो रही दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट के कूट में पूछा गया अभी तक 3 बार, यूपी टीईटी में 2 बार, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 4 बार। बताइए सर, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? और है तो कौन, कहां पे है, सब बताएंगे। वो है दोस्तों चिल्का झील। आपने नीचे फिर उत्तर देखा होगा, तो वो उत्तर गलत लिखा था, लेकिन आप चूंकि नकल करने में माहिर हैं, नीचे देखकर हम कहते हैं जो भी आंसर नीचे लिखा होता है वो लगभग गलत ही होता है। तो नीचे दिए गए उत्तर को आप लोग मत देखा करो। इसका सही उत्तर है चिल्का झील। और चिल्का झील दोस्तों ये भारत में कहां पे है? उड़ीसा में है। प्रीवियस वीडियोज में पढ़ाया भी था इसको, चिल्का झील। और चिल्का झील किस प्रकार की पानी होता है? मीठा होता है कि कड़वा होता है?
आमतौर पर दोस्तों से मछली उत्पादन किया जाता है और 1981 में इसको रामसर साइट भी घोषित कर दिया गया था। ठीक है ना। अगर पूछा जाए भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है तो क्या बताओगे? तो चिल्का झील ही है प्रभु, जो भारत की पहली रामसर साइट्स है। आर्द्र भूमि के संरक्षण की जगह चिल्का झील, और आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। ठीक है ना। चलिए, उलर झील ये दोस्तों मीठे पानी की झील है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1973 में। भारत में टाइगर की संख्या कितनी है? 3167। जितना इंपॉर्टेंट है। और पहली बात, भारत में पहली बार टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है दोस्तों 1973 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है ना, जिसको वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क भी आप लोग कहते हो। पहले उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, याद रखो। हाथी परियोजना ये दोस्तों 1992 में शुरू हुआ था। ठीक है, गुजरात। आगे बढ़िए। किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? सब बताएंगे, कमेंट में लिखो। कौन सी नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? यह सीटेट में डायरेक्ट पूछा गया है 3 बार, यूपी टीईटी में 4 बार, बीपीएससी आयोग के द्वारा 6 बार। तो गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहते हैं। सवाल फिर वही निकलेगा, गंगा नदी भारत के किस राज्य से? अब मैं भैया आपका टेस्ट अब होगा, जो कल और परसों पढ़ाया था दोनों का टेस्ट आज हो जाए। हाँ, कि गंगा नदी भारत के किस राज्य से निकलती? देखो कितना पूछ सकता है, यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्या क्या पता हो, जैसे गंगा नदी कहाँ पे निकलती है? तो गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री यानी ग्लेशियर से। गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन नदी। सोना नदी, सोना को पाने के लिए गोमती जाओगे, गोमती में जाओगे तो गंडक में फंसोगे, और गंडक से कोसी पहुंच जाओगे, फिर हम यमुना ही आपको बचाएगी। ये उसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर। ये आपको याद रहे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। और इसकी लंबाई कितनी है? 25 2525। सवाल ये था, कल ही पढ़ाया गया, ये ताज़ा टॉपिक है। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? जैसे आपको गंगा याद हो गया कि गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसी प्रकार नर्मदा नदी दोस्तों भारत के किस राज्य से निकलती है? कितने लोगों को याद है? अजय कुमार पटनायक, दिव्या दिलीप कुमार। दोस्तों ये क्लास इस बात का पहचान है कि पूरे अभी आपका जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस जुलाई वाला, 60 में 42 क्वेश्चन आपको सोफल स्टडी की क्लास से ही मिला था, जिसमें से सामाजिक अध्ययन से कम आपको 42 क्वेश्चन, बीपीएससी में 12 क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया भी नहीं था, बीपीएससी में भी आपको मिल गया था। तो मतलब है कि एनसीईआरटी अगर पूरी किताबों को 6 से 10 का पढ़ा दिया जाए तो हमको पता है फिर उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, यही सब कुछ मिल जाएगा। तो नर्मदा नदी ये दोस्तों निकलता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक, कल ही बताया था, अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन सी है तो बताओगे आप लोग? नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी थी तवा, एक ही तो कहा था और वो भी नहीं याद कर पाए, दुख होता है। एक ही तो बताया था कि सबसे बड़ी सहायक नदी वो तवा नदी है नर्मदा की, वो भी ना याद हो तो दुख होता है। चलो आगे बढ़ो। भारत का सबसे बड़ा समुद्र किनारा कौन सा है? ये क्वेश्चन सीटेट का डायरेक्ट का क्वेश्चन है, 4 बार, यूपी टीईटी में 3 बार, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 2 बार। शुभ्रा तिवारी, अनुराधा मिश्रा, मोहम्मद हसन, दिव्या, नीलम, माधवी, जयत्री। देखो बच्चा, हम बार बार कहते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई मैटर नहीं करता, लेकिन पढ़ाई हम बहुत कुछ कर लें और हमको यही नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, और हमको याद कुछ भी ना, हम सारा दिन कॉपी लेकर बैठे रहें तो फिर उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो मेरे साथ जब तक रहो वो याद करते चलो, जितनी बातें बताई जाए बार बार लिखकर याद करो, क्योंकि आपको याद होगा तो सिलेक्शन आप ले जाओगे। हाँ, इसका आंसर कर लीजिए सारे लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया।
भारत का सबसे बड़ा समुद्र किनारा कौन सी खाड़ी पे पड़ता है? तो वो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। राजस्थान का मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी से होता है? मतलब राजस्थान का जो मुख्य जल स्रोत है वो कौन सी? तो सी टेट हो, यूपी टेट हो, बीपीएससी हो, सीजी टेट हो, एमपी कोई भी हो, सब जगह काम करेगा ये क्वेश्चन। राजस्थान का मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है? कौन सी नदी से पानी मिलता है प्रभु वहां पे? तो वह है चंबल नदी, याद रखिएगा, चंबल नदी। और राजस्थान की बात आई है तो इतना तो याद रहे कि राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य होता है? राजस्थान का लोक नृत्य बार बार पूछा जाता है। राजस्थान की जनजाति कौन है? कमेंट में लिखो, राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इतना हिंट कर दे रहा हूं, भारत में 3 तरह की जनजाति सबसे नंबर 1। नंबर 1 की भील जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी है गोंड जनजाति और तीसरी है संथाल जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो भील है वो राजस्थान में है, गोंड जनजाति ये मध्य प्रदेश में है और संथाल जनजाति झारखंड में है। लेकिन अभी तक उत्तर आपका नहीं आया, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो दोस्त हो, मित्र हो, भाई हो, सब लोग जानते हो, घूमर। घूम घूम के नाचते हैं राजस्थान के लोग। और झूमर कहाँ पे होता है वो भी बता दो, कमेंट में लिखिए। किस भारतीय राज्य में काजू का सबसे अधिक उत्पादन होता है? चलो हर बच्चा बताएगा। किस भारतीय राज्य में काजू का सबसे अधिक उत्पादन होता है? एनसीईआरटी पूरी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का पूरा निचोड़ आपको दिया गया है पीडीएफ फॉर्मेट में, पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है, और बात करें कुछ और, चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है? चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा दोस्तों पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। गेट इट? फिर सुन लो, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन चाइना करता है, याद रखिएगा। भारत में सोने का उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा कौन? कर्नाटक। तांबे का उत्पादन करता है राजस्थान। बात करें अगर इसकी, क्या बात है इसका, कोयला का, तो झारखंड सबसे ज़्यादा करता है। भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ कोयला एंथ्रासाइट है, जो दोस्तों छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। केवल सुनते जाओ, आंख को बंद करो और शांति से अमूर्त चिंतन करो कि दिमाग में ये सब संग्रह होता जाए। कोशिश करो कि वीडियो को दोबारा पॉज कर करके, ठीक है, और जो नोट्स मैंने आपको दिया उसको कायदे से रिवीजन कर डालो। और मैंने आपको बताया कि वो बच्चे जिनका सीटेट नहीं निकल रहा या टेट एग्जाम दे देकर परेशान हो गए हैं, एजुकेशन स्टडी पॉइंट उनको दिया है केवल 150 पेज का नोट्स। आप इसको पढ़िए, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की पेडागॉजी मिल जाएगी जो आपको सीधा 90 नंबर दिलाए। सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, जहां से प्रश्न आपको मिल जाए पूरा निचोड़, मतलब फालतू बातें नहीं। 150 पेज बहुत है, जहां किताबों में 1000 2-2 हजार पेजेज होगा, वहां 150 पेज में सारे सब्जेक्ट खत्म है। सवाल मन में आता, सर क्या गारंटी है कि मैं पास कर जाऊंगा? तो बेटा आप इसको 150 पेज क्या है 20 दिन में पढ़कर खत्म करिए, तुरंत मुझे मैसेज करिए, हम आपको मॉक टेस्ट करा लेते हैं। मॉक टेस्ट का लेवल 2021 से 2024 रखा गया है। अगर उस मॉक टेस्ट में 115 120 ला दिए 150 में, तो इसका मतलब आप पास कर गए, क्योंकि 115 लाने का मतलब पेपर में 100 ही नंबर आएगा। लेकिन घर पे ही 100 नंबर आ रहा है, तो 15 कम कर दोगे तो 85 हो जाएगा। इसका मतलब अगर घर पे 100 ही नंबर आ रहा है तो फिर मुश्किल है, तुरंत कॉल करके आपको बता देना है। तो जो भैया बाद में दिक्कत जो पेपर में आनी होली वो यहीं पर दूर हो जाएगी। नहीं मिला आपको ये नोट्स, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981 पर आप डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसको बाई कर सकते हैं। हमने कहा प्राइस उतना होगा जो आपके लिए सही साबित हो। सवाल ये था तो आपने कर ही लिया, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू होता है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया सारी बातें। आगे बताओ, भारत में मानसून का दोस्तों प्रमुख कारण क्या है? भारत में मानसून का प्रमुख कारण क्या है? बताइए दोस्तों, भारत में मानसून का प्रमुख कारण क्या है? तो सारे लोग बताएंगे दोस्तों भारत में मानसून का प्रमुख कारण क्या है। तो भैया भौगोलिक स्थिति भी निर्धारित करेगा, समुद्र की जलवायु भी करेगा,
वायुमंडलीय दबाव भी पड़ता है। तो सारी बातें यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आपसे नंबर डी। आगे बढ़िए। कौन सा राज्य नूरा के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कौन सा राज्य नूरा के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, कौन सा राज्य है जो नूरा के लिए प्रसिद्ध है? हर बच्चा यहां पे बताएगा। तो वह है दोस्तों कश्मीर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। किस प्रकार का जलवायु भारत में पाया जाता है? यह मैं आपको पढ़ा चुका हूं कई बार कि किस प्रकार का जलवायु भारत में पाया जाता है। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, कर लो एक बार आप लोग पहले। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में पता है, वो जो बच्चे नहीं पढ़ते ज्योग्राफी, यहां पे कवर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय। क्यों? क्योंकि सर भारत में जैव विविधता है, भारत में हर तरह की खेती होती है, यहां गर्मी भी है ठंडी भी है। आपसे नंबर बी, याद रखना। और एक बात अगर पूछे, भारत में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, वो क्या है आप बताइए इसको। भारत में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, आप इस बात को बताएंगे। तो आप सभी लोग दोस्तों इसका उत्तर करेंगे फटाफट से। भारत में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? तो यहां पे दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत में कोई ऐसी जलवायु नहीं होती जहां पे वर्ष भर केवल ठंडी ही पड़े, वर्ष भर केवल गर्मी ही पड़े। तो इस तरह की कोई जलवायु भारत में नहीं पाई जाती। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान का कौन सा प्रमुख अंग है? इनमें से आप बताएंगे, बताइए फटाफट। आप लोग यहां इसका उत्तर भरिए आप लोग फटाफट। भारतीय संविधान का प्रमुख अंग कौन सा है? फटाफट आप लोग यहां उत्तर करेंगे। तो आपको पता है दोस्तों, संविधान के 3 अंग हैं प्रभु। क्या क्या बताइए? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जिसमें आपके सांसद होते हैं, कार्यपालिका उन्हीं सांसदों के द्वारा कार्य होता है, न्यायपालिका वो आपके न्याय करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो ये संसद के दोस्तों 3 अंग हैं, ध्यान रखना, संविधान के, संसद के नहीं, याद रखना इस बात को। आगे बढ़िए दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? बताइए, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अब आप भी जानते हो दोस्तों कि जो आर्टिकल नंबर 21 है वहां पे 2 बातें हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 21 और 21A में। अगर 21A कहता है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन रक्षा का अधिकार। मतलब इसका साफ साफ मतलब ये होता है, सरल शब्दों में अगर मैं इस बात को कहूँ कि जैसे आप लोग किसी से फ़ोन पर बात करते हो या व्हाट्सएप पर चैट करते हो तो कोई तीसरा व्यक्ति इस बात को ना सुन पाए, अगर कोई ऐसा करता है तो आप न्यायालय का शरण ले सकते हो। तो ये आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है। और 21A में ये बात कही गई है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है ना। और अब सवाल ये है कि समानता का अधिकार क्या है? आर्टिकल नंबर 14 में है ये। शिक्षा का अधिकार आपने देख लिया 21A में है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 में है। वैसे देखा जाए आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक दोस्तों आपको स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता मिली है, चाहे वो 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, इन चारों में आपको दोस्तों स्वतंत्रता ही दिखाई देगी, सब में आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल जिस दिन वो निर्वाचित होगा उसी दिन से 5 साल के लिए होगा। दूसरा पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति संविधान के कौन से आर्टिकल में ये पद है? आर्टिकल नंबर 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 में राष्ट्रपति के पास शक्तियां होंगी। आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 61, अगर राष्ट्रपति मान लीजिए कि किसी को नहीं पसंद आता है, कोई ऐसी बातें करते हैं वो जो देश के खिलाफ है, अशांति फैलती है, तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 61 का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, पुनः जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। क्लियर है बातें यहाँ तक? हाँ। और राष्ट्रपति को चुनता कौन है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और अब यहाँ पे ध्यान देना, लोकसभा, राज्यसभा प्लस, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और साथ में दोस्तों विधानसभा और साथ में दिल्ली
और दोस्तों पुडुचेरी, इतना आपको याद करना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, विधानसभा के जीते हुए सदस्य। और बात करें दिल्ली और दोस्तों पुडुचेरी, ये दो केंद्र शासित प्रदेशों को भी भारत के राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार है, वो भी अपना उसमें मत डालते हैं। तो 5 साल के दोस्तों ये चुना जाता है। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में दोस्तों आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास है? बताइए आप लोग। अब देखो दोस्तों, आपातकाल 3 तरह का है, पूरा डेटा आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, जैसे आर्टिकल नंबर 352 है, आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 360 है। ये दोस्तों तब लगता है, आर्टिकल नंबर 352 का प्रयोग हमारे राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तब करेंगे जैसे किसी देश से युद्ध होने की स्थिति है। जैसे मान लो किसी देश का लगता है कि भारत पर हमला करेगा, तो राष्ट्रपति महोदय संसद, यानी कि जो संसद का सदन है, लोकसभा राज्यसभा, इन लोगों के कहने पर, परामर्श पर वो राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। ठीक है। आर्टिकल नंबर 356, दोस्तों अगर हमारे राज्य में कोई दंगा हो गया है, किसी भी राज्य में, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य में अगर दंगा हो जाए, अशांति फैली हुई है, तो याद रहे तब दोस्तों राष्ट्रपति केवल आदेश देता है, लेकिन इमरजेंसी को घोषित करते हैं राज्यपाल। याद रखना, राष्ट्रपति के आदेश पर हमारे जो राज्यपाल हैं वो क्या करेंगे? राज्य में आपातकाल की घोषणा करेंगे। और अगर देश में दोस्तों धन की कमी हो जाए, तो आर्टिकल नंबर 360, जैसे पैसा की कमी हो गई है, धन उतना नहीं है, तो आर्टिकल नंबर 360 का प्रयोग करते हुए देश में इमरजेंसी लगती है। अभी तक 360 का प्रयोग कभी नहीं हुआ है, क्योंकि देश में धन की कमी हुई नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। अब एक सवाल और है, हमारे देश में अब तक कितनी बार इमरजेंसी लगी? 3 बार इमरजेंसी लगी है, और मैं आपको तीनों पढ़ाया हूँ। कब कब लगा? 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1962 में इमरजेंसी इसलिए लगा क्योंकि भारत और चाइना का युद्ध हो गया था। 1971 में इसलिए लगा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1975 में इसलिए लगा क्योंकि दोस्तों देश में ही, जानते हो लोग, कई बार देश में भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि भाई वो लगना ही पड़ता है, अशांति फैली थी तो लग गया था। तो मैं देख रहा हूँ विवेक हो, गायत्री हो, नीलम हो, शिवानी हो, माधवी, एक बार जितने भी प्रभु लोग देख रहे हो, हमारे दोस्त मित्र भाई, कमेंट में बता दो क्या चीज़ें बिल्कुल ठीक है, समझ में हर बातें आ रही हैं। देखो रेगुलर क्लास में रहोगे तो ये बातें आपको याद हो जाएंगी। मैं रोज़ रिवीजन यूट्यूब का एकमात्र टीचर है जो कल की चीज़ों को, परसों की चीज़ों को भी दोबारा रिवीजन कराता हूँ, नई चीज़ों को भी ऐड करता हूँ कि जैसे वो कहाँ से भी प्रश्न बनाएंगे वो, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से भी वो पूछें। कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद का गठन होता है? ध्यान रहे, संसद के 3 अंग हैं। आर्टिकल नंबर 79 कहता है कि संसद में एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ये 3 लोगों से मिलकर संसद बनता है। यहाँ तक क्लियर हो? लोकसभा ये निम्न सदन है, राज्यसभा ये उच्च सदन है, राष्ट्रपति दोस्तों ये अभी मैंने बताया ही आपको कि इनको लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के जो विधानसभाएं होती हैं वो, और दिल्ली और पुडुचेरी में जीते हुए सांसद, ये लोग उनको चुनते हैं। तो राष्ट्रपति तो चुना जाता है, लेकिन वो संसद का एक अंग है। मैंने क्या बोला? लोकसभा कैसे याद करोगे? निम्न सदन है, तो ला से लोअर, तो लोअर मतलब निम्न, यानी लोकसभा निम्न सदन होगा, और राज्यसभा अबले आप, वो तो याद ही हो गया कि वो उच्च सदन है। क्लियर है? लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 552 सीटें हैं। चुनाव कितने पर होता है? 543 पर। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 250। चुनाव कितने पर होता है? 238 पर। इससे ज़्यादा फालतू चीज़ें मत पढ़ना। हम ऑलरेडी जितनी ज़रूरी बातें हैं, जितना हो सकता है वो बातें मैंने खुद ही आपके सामने रख देता हूँ। तो आगे बढ़ो दोस्तों, 26वें पर। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता किसके द्वारा स्थापित की गई है? भारतीय संविधान की सर्वोच्चता किसके द्वारा स्थापित की गई है? चलिए एक बार बताइए सभी लोग। चलिएगा दोस्तों, एक बार सारे लोग कमेंट करेंगे, सारे प्रभु लोग कमेंट करिए। निशा, और हाँ कोई नया बच्चा है जिसको नहीं समझ में कोई बात आ रहा है, बेटा 2-3 क्लास, अभी 7-8 क्लास हुए ना,
पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप सामर्थ्यवान हो तो आप एजुकेशन स्टडी पॉइंट के स्टडी कंटेंट को बाई कर लोगे तो उसमें आपको सब मिल जाएगा, पुराने नए सारे वीडियोज नोट्स सब मिल जाएंगे। चलिए प्रभु, पहले एक बार उत्तर कर लीजिए। भारतीय संविधान की जो सर्वोच्चता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। याद रहे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आप लोग याद करो, जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। यह आप अच्छे पे जानते हो, ठीक है। और 1950 में ही चुनाव आयोग का भी गठन हुआ उसी वक्त, और दोस्तों उसी दिन संविधान भी लागू हुआ। क्लियर है? तो आगे बढ़ो। भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए दोस्तों कौन सा कानून लाया गया? तो आप लोग जानते हो, बाल विवाह निषेध अधिनियम। लेकिन सवाल ये है तो ये कब आया? हाँ बिल्कुल, सेशन आपको लगता है सर मेहनत कर रहे हैं तो जरूर शेयर करो, शेयर रुकना नहीं चाहिए। ये आप सबसे करबद्ध निवेदन है, सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है। प्लीज आप लोग जैसे जैसे जुड़ते जाओ, सेशन को आगे बढ़ाते जाओ। वापस बढ़िए। भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा नियम आया और कब आया? तो वो तो बाल विवाह निषेध अधिनियम है, पर कब आया? कमेंट बॉक्स आपका इंतजार करता हुआ। प्रभु ये 1929 में आया था, याद रखिएगा। सोचिए, आज़ादी से पहले ही दोस्तों ये आ गया था। लेकिन वर्तमान में बात करें बाल निषेध, बाल विवाह, तो ये वर्तमान में बात करें तो इसका सही डेटा है 1 नवंबर 2007 को ये नियम दोस्तों लागू हो गया। 1 नवंबर 2007, 1 नवंबर 2007। आगे बढ़ो दोस्त। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? तो समानता का अधिकार तो आर्टिकल नंबर 14 में है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21 में है, सांस्कृतिक अधिकार वो आप लोग बताओगे। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दिए गए विकल्प में कोई ऑप्शन सही नहीं है। आर्टिकल नंबर 32 में है संवैधानिक उपचार। आगे बढ़ो दोस्तों, इसीलिए कहता हूं नीचे जो ऑप्शन आपको उत्तर में होते हैं उन्हें मत। भारत में संघ राज्य की प्रणाली को कौन सी सिफारिश के तहत अपनाया गया? गोलमेज सम्मेलन के द्वारा, सिमोन के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम के द्वारा? तो उत्तर करेंगे प्रभु आप लोग फटाफट। संघ राज्य प्रणाली को किसकी सिफारिश पर? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके दोस्तों केबीएस में भी पूछा गया है सीटेट के साथ साथ। तो ये दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको अपनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ो दोस्त। भारत के संविधान की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? आप सब लोग जानते हो सर्वोच्च अदालत है सर्वोच्च न्यायालय। फिर बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था, जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? कई बार ये भी दोस्तों पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं वर्तमान में? तो प्रभु 34 न्यायाधीश होते हैं, इस बात को याद रखना। तो चलो आगे बढ़ो। किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार? अभी बताया था आर्टिकल नंबर 32 में। आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचार है। आर्टिकल नंबर 14 में समानता का अधिकार, सबको समान मौका। आर्टिकल नंबर 19 में किसी भी व्यक्ति को कहीं पर आने का, जाने का, घर बनाने का, बोलने का, अभिव्यक्ति का आज़ादी आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल नंबर 226 क्या कहता है? अब इसके बारे में थोड़ा आप भी लोग कह दो अगर कहना चाहो। तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत दोस्तों ये बात कही जाती है, बहुत नॉर्मल सी बात है। हाँ ठीक है, जो उच्च न्यायालय है दोस्तों उसको मौलिक अधिकारों के साथ साथ गैर मौलिक अधिकारों को लागू करने का वो आदेश देता है। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ? तो वही निर्माण कब हुआ पूछ रहा, बता दो एक बार। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ? निर्माण कब हुआ? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? निर्माण हुआ 26 नवंबर 1949 को। लागू कहता तो 26 जनवरी 1950 होता। आगे बढ़ो। भारतीय संविधान में
संविधान के संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 368 में है। दोस्तों, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? हमारे संसद को है। याद रखना, संसद कौन? लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों लोग मिलकर संसद में क्या कर सकते हैं? एक नया कानून लाकर, अधिवेशन लाकर उसको दोस्तों पारित कर सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। जैसे कोई नया कानून बनाना है तो जो लोग प्रधानमंत्री के चुनाव में जीत कर गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हैं हमारे सांसद लोग, ये दोनों लोग जैसे मान लो दोनों की सहमति हो तो वो कानून लाया जाएगा, फिर वो कानून राष्ट्रपति के पास में जाएगा, राष्ट्रपति उसको पारित करेंगे, तब वो नया कानून बन जाएगा। तो संविधान में संशोधन का जो ये अधिकार है आर्टिकल नंबर 368 में है। आगे बढ़ो। कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है? आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15, दोस्तों कोई भी राज्य अपने देश के नागरिकों में किसी को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पे, स्त्री के आधार पे, पुरुष और लड़का के आधार पे, लिंग के आधार पे कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 16, नौकरियों में समान अवसर। आर्टिकल नंबर 17, छुआछूत, भेदभाव का अंत हो। आगे बढ़ो दोस्त। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? प्रभु, मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं। और ये अधिकार भारत के संविधान में कहाँ से लाए गए? क्योंकि भारत के संविधान में बहुत सारी बातें दूसरे देश के संविधान से ऐड किए गए। तो पूछता है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान पे जोड़ा गया? तो आ से अधिकार, आ से अमेरिका। तो अमेरिका की संविधान से भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया। जबकि मौलिक कर्तव्य दोस्तों अब आपके पास 11 हैं, ये रूस के संविधान पे जोड़ा गया। ठीक बात है, यहाँ तक संतुष्ट हो आप लोग? तो प्रभु ये था आपका आज का सेशन। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई कमी, कोई बात अगर अधूरी रह गई तो आप लोग एक एक करके अपना डाउट पूछ सकते हो। बाकी ऐसे स्टूडेंट को आवश्यक सूचना जो सीटेट अथवा टेट एग्जाम में बार बार एग्जाम देकर परेशान हो गए हैं, एजुकेशन स्टडी पॉइंट कहता है कि एक ही गलती को बार बार ना करें। सबसे पहले आपको पैडागॉजी का पैटर्न सीखना है। 90 क्वेश्चंस की पैडागॉजी आती है। अगर एक पैडागॉजी पैटर्न सीखने से 90 में अगर हमने 80 सही कर लिया तो क्या जो 60 नंबर टॉपिक बचेगा वो सब गलत हो जाएगा? गद्यांश पद्यांश तक नहीं सही होगा। उसके लिए भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपको दिए गए हैं। केवल 150 पेज पढ़ना है। इसको पढ़ के पैडागॉजी सीखो। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से प्रश्न बन सकता है, हिंदी हो, गणित हो, सोशल हो, सब इसमें आपको सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। 150 पेज का मतलब कुछ नहीं है। इतना कर लिया तो ठीक है। इतना करने के बाद आपके मन का सवाल कि सर क्या गारंटी किसको पढ़ने के बाद पास होंगे? तो मैं वही बात कहता हूँ, जैसे ही आप नोट्स पढ़ेंगे 15 से 20 दिन में आप इसको पढ़ के ख़त्म कर दोगे। आपको फिर मॉक टेस्ट कराया जाएगा। वो जो मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं देने, 3-4 मॉक टेस्ट में पता चल जाएगा लेवल क्या है। अगर आप 150 में 115 ला रहे हो, 120 ला रहे हो, तो जितना लाओ उसमें से 15-20 कम कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है उसका लेवल 2021 से 2024 है। अब वर्तमान में जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके टेट में, सीटेट में, तो अगर 100 के नीचे ही ला रहे हो या 100 ही ला रहे हो तो दिक्कत है। हमें तुरंत सूचित कर देना। अब सवाल है कि हमको सर इससे जुड़ना है, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप अपने स्टडी नोट्स को बाई कर सकते हो। नोट्स के साथ में मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपको समय रहते पता चल जाए कि आप कितने नंबर तक पहुंच रहे हो। अगर कोई कमी आ रही है, कुछ खामियां हैं, तो हमें आप समय से पहले बता देते हो तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है और आप सीटेट को या टेट को एक ही बार में क्रैक कर दोगे। रही बात दोस्तों इसके प्राइस की, तो हमने हमेशा कहा है कि आप स्टूडेंट हैं, उतना होगा जो आपके लिए सही साबित हो, उचित साबित हो। बाकी सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।